पादपों में रसारोहण या असेंट ऑफ सेप पर चर्चा करेंगे। और इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे छोटे से लेकर के बड़े प्लांट्स जो होते हैं वो सोइल से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। किस प्रकार के कौन से प्रेशर्स होते हैं, दबाव होते हैं, दाब होते हैं, जिनकी वजह से ये वाटर मूव करता है, मिनरल्स मूव करते हैं। और ये मूवमेंट जो होता है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कौन कौन सी थियरीज जो है इनके ऊपर सिद्धांत दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेप है क्या। हम सेप की बात कर रहे हैं, रस। हम इसको समझा सकते हैं अच्छी तरह से, ये समझेंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द मिनरल वाटर। ठीक है, एक खनिज यानी लवणीय जल जो होता है उसका एक तनु विलयन जो कि सोइल से जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है? जड़ों के द्वारा सोइल से, और ये पौधे के अलग अलग पार्ट्स पे जाकर के ये पहुंचता है। तो ये हम कह रहे हैं इसको सेप। अब इस सेप को हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि इस डायग्राम में हम यहाँ देख रहे हैं कि जो रसारोहण हो रहा है वो नीचे से ऊपर की तरफ, सोइल से ऊपर की तरफ होता है। और यहाँ प्लांट के अंदर ये इसका स्टेम का पोर्शन है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो रूट्स है कि रूट की तरफ जो यहाँ से ये ऊपर की तरफ वाटर का मूवमेंट है। और जो वाष्पोसर्जन, जो पुल या जो दबाव जो पड़ता है वो हम देखते हैं कि वाष्पोसर्जन ऊपर से होता है, तो वो जो तनाव है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो दो प्रेशर काम करते हैं, एक नीचे से सोइल से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे जो ट्रांसपिरेशन पुल जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो प्रेशर है ट्रांसपिरेशन जो है वो पुल है और ऊपर से नीचे की तरफ पड़ रहा है, और रूट की तरफ से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो ये डेवलप हो रहा है, यानी कि मूवमेंट ऑफ जो शेप है वो ये है। अब यहाँ से ये शेप यहाँ के पत्तियों तक, लीफ तक पहुंचता है, और लीफ में जाकर के ये भोजन बनाने में काम में आता है। ठीक है, अब हम बात करें कि ये तो हम देख रहे हैं कि इसका मूवमेंट है शेप का, स्टेम के थ्रू, रूट के द्वारा स्टेम के थ्रू लीफ तक पहुंचता है, और ये फोटोसिंथेसिस में काम आता है। अब इस असेंट ऑफ शेप जो है कि मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट इसका वो है अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर, ऊपर की तरफ जल का जो रसारोहण। उसके साथ ही जल के साथ साथ कुछ अदर मिनरल्स भी होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि रूट से लेकर के अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सोइल के कण है, और इसमें रूट हेयर जो है, इस रूट हेयर के थ्रू ये ऊपर की तरफ ये जो है यहाँ पे पुल करता है, और वाटर जो कैपिलरी एक्शन से, किसी दबाव के थ्रू ऊपर पुल करता है, और ये यहाँ पर ट्रांसपिरेशन जो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा भी यहाँ पे दबाव क्रिएट होता है, और ये ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है। अब जो पाथवे है इस रसारोहण का वो क्या है, वो हम देखें कि पाथवे जो है, यदि हम यहाँ से स्टार्ट करें कि जो कैपिलरी वाटर्स होता है, जल है, ये रूट हेयर मूल रोम के द्वारा जड़ों के कोर्टेक्स से होता हुआ, उसके एंडोडर्मिस अंतःचर्म से होता हुआ ये उसकी पेरिसाइकिल में आता है, और उसी जड़ में पेरिसाइकिल से उसके जाइलम में प्रवेश करता है, और जाइलम के थ्रू वो स्टेम के जाइलम में प्रवेश करता है, और स्टेम के जाइलम से ये पत्तियों तक पहुंचता है, और फिर ये यहाँ से ये ट्रांसपिरेशन भी हो जाता है, और जो वाटर जो काम में आता है वो काम में भी पत्तियों के द्वारा लिया जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सोइल में जो वाटर है, ये वाटर रूट के जो पाथवे है इसका, रूट में कौन कौन से पार्ट्स के द्वारा जो अपवर्ड मूवमेंट करता है। अब हम ये देख रहे हैं कि जाइलम के थ्रू जो है वो कैसे ट्रांसफर इसमें ट्रांसफर होता है। तो यहाँ हम डायग्राम में नीचे देख सकते हैं कि ये नीचे का रूट टिप का जो पोर्शन है, यहाँ पर ये तो है इसका मूल गोप, और जो हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये कैसे यहाँ मूवमेंट करता है, तो वाटर जो है इस तरह से अंदर की तरफ मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर px और mx जो लिखा हुआ है, px का मतलब है प्रोटोजाइलम वेसल, और mx का मतलब मेटाजाइलम वेसल। तो हम यह देख सकते हैं कि मेटाजाइलम जो होती है वो सेंटर की तरफ होती है, और उसके चारों तरफ प्रोटोजाइलम होती है। तो वाटर जो है वो यहाँ से मूव करता है, और प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम की तरफ मूव करता है, देन ये अपवर्ड मूवमेंट होता है इसका। और जब ये स्टेम में पहुंचता है, ये पोर्शन जब स्टेम में जब ये पहुंचता है, तो स्टेम में यहाँ पर वेसल्स जो होती है लार्ज भी होती है और स्मॉल भी होती है। ठीक है, और धीरे धीरे वो टेपरिंग टेपर्ड वेसल की तरफ जाता है। तो यहाँ पर स्टेम की बात करते हैं, तो यहाँ स्टेम में ये अपवर्ड मूवमेंट होता है, और साइड की तरफ भी इसका मूवमेंट होता है, और देन ये मूवमेंट करके लीफ के पोर्शन तक पहुंचती है।
यहाँ से ये लीफ के अंदर एंटर करता है, तो लीफ के अंदर ये मेटाजाइलम से होता हुआ उसके प्रोटोजाइलम तक मूवमेंट होता है। अब एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं जो ये डेमोन्स्ट्रेट करते हो कि जाइलम के थ्रू रसारोहण होता है? पहला है इयोसिन एक्सपेरिमेंट। हम इयोसिन एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि व्हाइट फ्लावर जो है वो रेड में इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमने एक बीकर में इयोसिन जो है डाई है वो डाई डाल रखी है, और यहाँ पे एक रेड स्टिक प्लांट जो है वो प्लांट हमने इसके स्टेम जो है वो डाल दी, और यहाँ से ये इयोसिन मूवमेंट करती है ऊपर की तरफ, और ये जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट इसका होता है, और फ्लावर जो है वो इसके रेड हो जाते हैं। और जब इसका टीएस काटते हैं, स्टेम का अनुप्रस्थ काटते हैं, तो जाइलम का पोर्शन ही रेड होता है, बाकी किसी में रेड नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये जो मूवमेंट हुआ है इयोसिन का अपवर्ड मूवमेंट, ये जाइलम के थ्रू ही हुआ है, ये इसको प्रमाणित करता है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक स्टेम के चारों तरफ जो है उसमें जाइलम को छोड़ करके उसकी बार्क को रिमूव कर दिया जाता है ना। तो बार्क को रिमूव कर दिया, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं। तो जहां पर रिंगिंग एक्सपेरिमेंट इसमें किया गया है, ये स्टेम है, स्टेम के बाहर का जो पोर्शन है जाइलम का पोर्शन उसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है, जाइलम को छोड़ के बाकी का पोर्शन रिमूव कर दिया गया बार्क का। तो अब यहाँ केवल जाइलम का पोर्शन है। तो जब यहाँ वाटर मूवमेंट करेगा अपर रीजन में, तो जाइलम प्रेजेंट है तो मूवमेंट कर जाएगा। देन लीफ जो है वो सारी की सारी फुल्ली टर्जिड कंडीशन में है, इसका मतलब लिविंग है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है जिसमें हम देख रहे हैं कि बीच का पोर्शन जो है वो रिमूव कर दिया गया, यानी कि जाइलम रिमूव कर दिया गया। और जब जाइलम रिमूव कर दिया गया तो फिर मूवमेंट वाटर का ऊपर की तरफ हो ही नहीं पाया, यानी कि अदर पोर्शन चारों तरफ फ्लोएम वगैरह जो अदर पेरेन्काइमल टिश्यूज जो है वो इसको मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, इसका परिवहन नहीं कर पा रहे हैं। तो जो मूवमेंट है वाटर का वो बिलो टू हाई, ऊपर की तरफ, तो वहां पे जाइलम का महत्वपूर्ण रोल है। और इस वजह से सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम देख सकते हैं कि जब जाइलम रिमूव करते हैं तो लीफ जो है वो विल्ट हो जाती है। अब इस पे कौन कौन सी थ्योरीज है, हम पहले बात कर रहे हैं रूट प्रेशर थ्योरी। ये बहुत पॉपुलर थ्योरीज है, ठीक है, वाइटल थ्योरीज जो है, और इसमें अलावा फिजिकल थ्योरीज भी है। हम रूट प्रेशर थ्योरी की बात करते हैं। प्रिस्टले ने ये दी थी 1916 में, और इस प्रेशर में ये कहा गया कि रूट सिस्टम के द्वारा, मूल तंत्र के द्वारा एक कोई पॉजिटिव प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। और इसमें जो जल का अवशोषण होता है वो एक सक्रिय जल अवशोषण होता है, और ये एक प्रकार की एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि कुछ सीजन्स के अंदर, ठीक है, जो फेवरेबल कंडीशंस होती है, ऑप्टिमम कंडीशन होती है, तो वहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है। तो उस दौरान क्या है कि ट्रांसपिरेशन भी बहुत कम होता है, ये जनरली ये देखा गया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये थ्योरी जो है वो काफी एप्लीकेबल लगती है। और दूसरा ये है कि ये थ्योरी मेनली जो है इस रूट प्रेशर को ऑब्जर्व किया गया तो वो हर्बेसियस प्लांट में ही किया गया है, कि वो हर्बेसियस छोटे प्लांट होते हैं, कम हाइट होती है, ठीक है। तो वैल्यू जो है 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक ही मापी गई, और ये हायर जो है हाईएस्ट वैल्यू जो है 5 to 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर। यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं, स्टेम में यहाँ लगा हुआ है एक एक स्टेम लगा हुआ है, और यहाँ से भी ये प्रेस क्रिएट होता है प्रेशर, तो ये प्रेशर यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप होता है, और जिसकी वजह से मैनोमीटर में हम इसको देख सकते हैं। तो नॉर्मली जो मूल दाब की जो थ्योरी है ये एप्लीकेबल हो सकती है छोटे प्लांट्स में, हर्बेसियस प्लांट में, कम हाइट वाले में, ठीक है, जिसमें एक पॉजिटिव प्रेशर जो है जो मूल तंत्र के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो एक थ्योरी तो ये दी गई, ठीक है। और इसके ऊपर कई सारे ऑब्जेक्शन लगे, ये क्योंकि एक्चुअल में सभी प्लांट्स में ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो बड़े प्लांट होते हैं वहां पर ये, क्योंकि ये प्रेशर इतना है नहीं, 2 एटमॉस्फेरिक दाब है, तो ज्यादा ये एप्लीकेबल है नहीं बड़े प्लांट्स के लिए, हाई जो लंबे प्लांट होते हैं। दूसरा ये है कि जनरली ये देखा गया है कि जितनी फेवरेबल कंडीशंस होती है, बारिश की सीजन या ऑप्टिमम कंडीशन हो, ठीक है, स्प्रिंग की सीजन जो होती है, उसमें तो ये चीज देखी जा सकती है रूट प्रेशर वाली, ठीक है। और लेकिन जब समर सीजन की बात करते हैं हम, जहाँ पर ट्रांसपिरेशन जो है बहुत हाईएस्ट होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जनरली ये रूट प्रेशर जो है वो अनुपस्थित होता है, तो वहाँ पर ये मूलदाब थ्योरी काम नहीं करती। तो जल का भी देखते हैं कि वो रेगुलर कंटिन्यूस अपवार्ड करता है, ठीक है, और वो हम देखते भी हैं बिना रूट के भी करता है। तो ये चीज़ें जो है, जो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो रूट
मूल दाब थ्योरी जो है रूट प्रेशर थ्योरी को डिनाई करती है। ठीक है, अब हम दूसरे जो है वो है वाइटल थ्योरीज। कई सारे प्रेशर्स जो होते हैं वो काम करते हैं, वो कौन कौन से हैं? वाइटल थ्योरी जो है ये एक्चुअल में फोर्सेज जो होते हैं वो लिविंग सेल्स में अप्लाइड होते हैं असेंट ऑफ सेप के लिए, जिसमें पहली है रिले पंप थ्योरी। रिले पंप थ्योरी जो है वो गोडलवस्की ने दी है 1884 में। इनके बारे में क्वेश्चन एक एक नंबर के आते हैं कि ये थ्योरी किसने दी, कितने प्रकार की थ्योरी है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बड़ा भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए हम ये ध्यान रखें कि रिले पंप थ्योरी जो है गोडलवस्की ने दी है। और यहाँ पर असेंट ऑफ सेप जो है प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, वो ये है कि जाइलम पेरेन्काइमा का रोल बताया गया है कि जो जीवित कोशिकाओं में जाइलम पेरेन्काइमा होता है उसके अंदर कोई रिदमिक चेंजेस होते हैं। और ये चेंजेस किस रूप में होते हैं? ये होते हैं एक ऑस्मोटिक प्रेशर के रूप में, परासरणीय दाब के रूप में परिवर्तन होते हैं। और उसी कारण से ही ये जो जल होता है ये अवशोषित होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस के द्वारा ये जल अवशोषित होता है और जाइलम प्रेशर जो है वो जाइलम वेसल जो है उनमें ये पंप होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अधिक से कम जो है दाब की तरफ ये इनका मूवमेंट होता है। तो यहां पर हम एक सीढ़ी दर इसका मूवमेंट होता है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं इसको कि यहाँ पे डायग्राम में आप देखिए ये तो जाइलम की वेसल है, इसमें जाइलम की वेसल, ये जाइलम की वेसल है और इसके पास में ये जो सेल्स है ये सारी पेरेन्काइमेटस सेल्स है। ये आगे एक और दूसरी सेल, तो एक के ऊपर एक, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो पेरेन्काइमेटस सेल्स में लोअर साइड में यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बहुत हाई होता है और अपर साइड में बहुत कम होता है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट वाटर की जो है वो ऊपर की तरफ होती है, तो वाटर मूवमेंट करता है वो हाई टू लो की तरफ, एक ऐसा एयर प्रेशर डेवलप होता है जिसकी तरफ ये मूवमेंट करता है। तो ऐसे जो है वो यहाँ से मूवमेंट करके एयर पेरेन्काइमेटस सेल्स में जहाँ से मूव कर जाता है, फिर देन अगेन यहाँ से, तो ये एक तरह सीढ़ी दर सीढ़ी जो है वो इसका मूवमेंट जो है वो चलता रहता है। तो ये थ्योरी जो है रिले पंप थ्योरी के रूप में जानी जाती है। दूसरी थ्योरी जो है वो है पल्सेशन थ्योरी। पल्सेशन जो थ्योरी जो है जिसमें कंपन होता हो, जैसी बोस की थ्योरी है, इंडियन साइंटिस्ट है और काफ़ी पॉपुलर थ्योरी है, ये 1923 में दी। और इन्होंने इलेक्ट्रिक प्रोब जो है वो एक इन्वेंट की और ये इलेक्ट्रिक प्रोब जो है वो इस स्टेम के अंदर यहाँ पर जो इसकी एंडोडर्मिस, जो आउटर एंडोडर्मिस जो सेल्स होती है वहां तक ये इसको इंजेक्ट किया इस प्रोब को, तो उनको कुछ सेंसेशन या गैल्वेनोमीटर में कुछ हलचल दिखाई दी। तो ये इलेक्ट्रिक प्रोब जो है इनके द्वारा इन्वेंट की गई। तो उन्होंने ये देखा कि एक्टिविटीज जो होती है लिविंग सेल के अंदर भी होती है और इसको इन्होंने ऑब्जर्व किया। और ये जो सेल्स होती है एंडोडर्मिस की आउटर सेल्स जो होती है उनमें एक्सपेंशन होते हैं, उनमें संकुचन भी होता है, कॉन्ट्रेक्शन भी होते हैं और गैल्वेनोमीटर के द्वारा इन्होंने दिखा करके प्रूव भी किया। और ये जाइलम सेल्स जो है उनके थ्रू पंपिंग होती है और देन वाटर का मूवमेंट होता है। अगली जो थ्योरी है वो है, इसमें हम इम्बिबिशन थ्योरी की बात कर रहे हैं और ये इम्बिबिशन थ्योरी जो है ये फिजिकल थ्योरीज की बात कर रहे हैं। पहला जो आ गया उसमें वो तीन टाइप की थ्योरी हमने वाइटल थ्योरीज की बात करी थी, प्रेशर की, और अब हम कर रहे हैं फिजिकल थ्योरीज की। फिजिकल में जो डेड सेल्स होती है जाइलम की वो रेस्पॉन्सिबल होती है। और पहला जो है वो है अंतःशोषण सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है वो उंगर ने 1986 में दिया था। और ये थ्योरी क्या कहती है कि एक्चुअल में जो अंतःशोषण का जो दाब उत्पन्न होता है वो जाइलम की सेल वॉल के थ्रू होता है। सेल वॉल, जाइलम सेल वॉल के थ्रू ये प्रेशर क्रिएट होता है और तकरीबन ये प्रेशर जो है 1000 एटमॉस्फेरिक इसकी वैल्यू होती है। लेकिन ये थ्योरी इसलिए खारिज हो जाती है क्योंकि रिंगिंग एक्सपेरिमेंट जो होता है वो क्लियर करता है कि वाटर का मूवमेंट जो होता है वो ल्यूमन के अंदर होता है, न कि जाइलम की सेल वॉल के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कैपिलरीज थ्योरी। कैपिलरीज थ्योरी जो है बोइम ने 1809 में दी थी और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जाइलम वेसल जो है वो एक कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करती है। हम जानते हैं कैपिलरी ट्यूब जो है वो कांच की एक पतली सी बिल्कुल कम डायमीटर की, जितना डायमीटर कम होगा वाटर ऑटोमेटिक उसमें ऊपर चढ़ता है, ये कैपिलरी एक्शन होता है, उसकी वजह से ये वाटर मूवमेंट होता है। तो इसमें ये कहा गया कि प्लांट्स के अंदर भी जो वेसल्स होती है वो भी बहुत ही कम डायमीटर की होती है और वाटर ऑटोमेटिक उसमें कैपिलरी एक्शन से मूवमेंट करता है। ठीक है, और उसके थ्रू ही ये असेंट ऑफ सेप होता है नॉर्मल प्रेशर के अंदर भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। लेकिन ये भी खारिज हो जाती है थ्योरीज, क्योंकि छोटे प्लांट्स में तो ये फिर भी एप्लीकेबल है, लेकिन जो
बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें ये नहीं हो पाता। अब हम बात कर रहे हैं कोहेजन टेंशन थ्योरी एंड ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, डिक्सन एंड जोली ने इस थ्योरी को दिया था, और देन उसमें एक्नेसी 1895 के अंदर इस थ्योरी पे बात की। हम डायग्राम में यहाँ देख रहे हैं लगातार जो वाटर मोलिक्यूल जो है उसका मूवमेंट हो रहा है, और ये मूवमेंट राइट लोअर टू अपर हाइट की तरफ। तो यहाँ पर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं दो प्रकार के, कोहेजन एंड अडेशन। कोहेजन का मतलब यह है कि वो ससंजन, हिंदी में कहेंगे ससंजन, जो प्रेशर या दाब काम करता है। अब सहसंजन का मतलब ये होता है कि जल के अणु जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के बीच में, जो इनके बीच में फोर्स क्रिएट होता है, और ये आपस में जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, इनके बीच में जो होता है ये था कोहेजन, आपस में एक दूसरे का जुड़ना। और अडेशन का मतलब होता है कि वाटर मोलिक्यूल जो होते हैं वो किसी ट्रेकरी एलिमेंट्स जो है उसके दूसरी किसी सरफेस पर जाकर के उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो है अडेशन फोर्सेस, बीच में जो दाब होता है। तो एक तो है बिटवीन वाटर मोलिक्यूल्स, विद इन वाटर मोलिक्यूल्स, और एक होता है बिटवीन वाटर मोलिक्यूल्स एंड सॉलिड सरफेस, तो वो हो गया अडेशन फोर्स। तो कोहेजन फोर्स और अडेशन फोर्स ये दो ऐसे फोर्स होते हैं जिनकी वजह से वाटर के मोलिक्यूल्स आपस में बाइंड रहते हैं, और साथ ही साथ वो वेसल्स की जो वॉल होती है, इनर वॉल, उससे भी टच में रह करके ये ट्रेकरी एलिमेंट्स के थ्रू में टच रह करके ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो ये जो है दोनों फोर्सेस जो है जिसके बारे में डिक्सन जोली ने बताया, और यहाँ हम डायग्राम से देख सकते हैं कि कोहेजन और अडेशन जो होता है, जिसमें अडेशन इसलिए होता है क्योंकि सेल वॉल जो है उसमें हाइड्रेशन की वो होता है, जो कोलाइडल उनका नेचर होता है, जिससे एक टेंशन क्रिएट होता है, और इस टेंशन क्रिएट होता है जिसकी तरह से जाइलम के अंदर ये वाटर मूवमेंट होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये वाटर के मोलिक्यूल्स है, और वाटर मोलिक्यूल जो है वो जाइलम सेल के अंदर से मूवमेंट करते हुए ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करते जा रहे हैं, ये देखिए आप। ठीक है, और यहाँ हम इसको हाईलाइट करके डायग्राम में भी देख सकते हैं कि वाटर के मोलिक्यूल जो है वो कोहेजन का मतलब ये आपस में एक दूसरे से जो है वो बंधे हुए हैं, तो ऐसा दाब जिसमें जल के अणु आपस में बंध जाते हो वो कोहेजन। और यहाँ वाटर के अणु जो है वो सरफेस, जाइलम की सेल वॉल के इन दोनों के बीच में जो जो बाउंडिंग है ये जो आपस में, तो ये कहलाता अडेशन फोर्स। अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ फैक्ट्स है इस थ्योरी के कि क्या कैसे ये थ्योरी एप्लीकेबल होती है। तो कोहेसिव और एडेसिव प्रॉपर्टी जो है वो वाटर की मॉलिक्यूल्स की होती है, और ये एक जाइलम के अंदर कॉलम को कंटिन्यूस बनाए रखने में, क्योंकि अनब्रोकन होते ही फिर वाटर मूवमेंट नहीं करता कैपिलरी रिएक्शन में, लेकिन कोहेजन और एडेसिव जो है वो प्रॉपर्टीज वाटर की है जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर सकता है। तो ये एक अच्छी फैक्ट है इसके पक्ष में। दूसरा है कि ट्रांसपरेशन पुल थ्योरी इसलिए कहते हैं कि कोई ट्रांसपरेशन होता है तो एक टेंशन क्रिएट होती है, उस टेंशन या उस तनाव की वजह से जो है वो भी एक दाब क्रिएट होता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स को उस जाइलम कॉलम के अंदर उसको ऊपर की तरफ मूवमेंट करने में हेल्प करती है। तो ये जो कोहेसिव फोर्स होते हैं ये तकरीबन 350 एटमॉस्फेयर होता है। जो जहां हम रूट प्रेशर की बात कर रहे थे वहां 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर था, यहाँ 350 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो यहाँ ये जितने भी टॉल प्लांट्स होते हैं उनमें भी ये एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जाइलम की वेसल, और इस जाइलम वेसल में चूंकि अंदर की तरफ से ये वाटर कॉलम जो है कंटिन्यूस बना रहता है। ठीक है, और यहाँ पे सेल वॉल जो है वो भी थिक है, क्योंकि जाइलम सेल में इसलिए हम कहते हैं जाइलम सेल जो है वो डेड सेल होती है, वेसल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, तो डेड होती है। तो ये अंदर की तरफ जो है वो वॉल की तरफ से इनका प्रेशर क्रिएट रहता है। और ट्रैकिट जो हम देखते हैं, ट्रैकिट जो काफी कम डायमीटर की होती है, बीच में पोर भी होते हैं, पिट्स भी होते हैं, तो वहाँ पे अनब्रोकन स्थिति भी क्रिएट होती है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एयर बबल जो होते हैं वो कंटिन्यूसली इंटरप्ट करते हैं इसको वाटर कॉलम को। ठीक है, लेकिन जाइलम सेल्स में जहाँ पर कंटिन्यूस वर्टिकल जो है वो वाटर कॉलम मेंटेन रहता है, और हॉरिजेंटल पिट्स के थ्रू भी मेंटेन रहता है। कुछ एविडेंस है जो कोहेजन थ्योरी के पक्ष में जाते हैं कि वाटर को एब्जॉर्प्शन रेट जो है, जल अवशोषण करने की दर जो होती है, और असेंट ऑफ शेप के ये ट्रांसपिरेशन की रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और दूसरा ये कि यदि कभी भी किसी भी एक ट्विग को ऊपर से यदि काट दिया जाए जहाँ पर ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, जिस प्लांट के अंदर ऊपर से यदि कट कर देंगे तो वहाँ पर वाटर जो है रेगुलर उस टेंशन की वजह से बाहर की तरफ ऊपर की तरफ आता रहता है। तो ये भी इसके पक्ष में एक थ्योरी जाती है। दूसरा ये रहता है कि मैक्सिमम जो टेंशन जो होती है वाटर कॉलम में वो हम देखते हैं कि 10 से लेके 20 एटमॉस्फेयर होती है, और ये प्रेशर जो होता है वो सफिशियंट होता है कि वाटर को भाई 130 मीटर का हाइट का भी प्लांट होगा तो वहां तक भी ये वाटर को अपर मूवमेंट के लिए भी सफिशियंट होता है। ठीक है, तो
इस टेंशन की वजह से वाटर का जो कॉलम होता है वो अनब्रोकन रहता है, टूटता नहीं है और लगातार ये अपर मूवमेंट करता रहता है। एक ऑब्जेक्शन जरूर इसमें आता है, डिसएडवांटेज, वो जिम्नोस्पर्म्स के रेफरेंस में आता है कि वहाँ पर जो है ट्रैकिड्स होती है जाइलम की, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है और वो ग्रेविटेशनल जो अंडर टेंशन में रहती है फोर्सेज में, तो वहाँ पर जो है मोस्ट ऑफ द रेडवुड वगैरह बहुत लार्ज ट्री होते हैं, कॉनिफर्स होती है, तो वहाँ ये एप्लीकेबल कैसे हो सकती है। कुछ फैक्टर होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, जैसे वाटर मूवमेंट जो है वो रेगुलेटेड होता है रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन के द्वारा। तो रूट प्रेशर कम होगा तो ओबियसली वाटर का मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा तो वो कम हो जाएगा। साथ ही जो जल के अवशोषण की दर जो है वो सीधी सीधी असेंट ऑफ शेप को अफेक्ट करती है। इसके साथ ही ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ती है तो शेप जो है वो भी इंक्रीज होता है। वो किस पे डिपेंड करता है भाई, हाई टेम्परेचर होगा तो भी उसमें अफेक्ट करेगा, इंक्रीज होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा, विंड की वेलोसिटी पे अफेक्ट होगा, लो एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी पे भी ये अफेक्ट होंगे। साथ ही सोइल वाटर डेफिसिट जो है वो असेंट ऑफ शेप को डिक्रीज करेगी और स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो भी इसके वाटर के मूवमेंट को या असेंट ऑफ शेप को भी